हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ के हवाले से। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ नोड इज इक्वल टू ज़ीरो। या आप इसकी एक और तरह डिफिनीशन कर सकते हैं कि द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग आउटवर्ड ऑफ द जंक्शन। जंक्शन एंड नोड वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। तो बेसिकली किरचॉफ्स क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नोड है, जितना करंट्स इनवर्ड फ्लो होंगे उतनी करंट्स आपका आउटवर्ड ही फ्लो होगा। फॉर एग्जांपल इसमें आप देख लें, इधर मेरे पास I1 और I2 जो है वो इनवर्ड फ्लो हो रहा है और फॉर एग्जांपल I3 जो है वो आउटवर्ड फ्लो हो रहा है और ये मेरा एक नोड है। अब अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, अगर आप इस डिफिनीशन पे गौर करें कि जो इनवर्ड करंट्स है वो कौन से हैं, I1 प्लस I2 है जो कि फ्लोइंग इनटू द नोड है। आउटवर्ड कौन सा है, I3 है। तो इनवर्ड करंट इज इक्वल टू आउटवर्ड करंट। ठीक है जी। या द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ नोड इज इक्वल टू जीरो। नोड क्या चीज है? अ नोड इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स मीट। सर्किट एलिमेंट से क्या मुराद है? रेजिस्टर्स हो, कैपेसिटर्स हो, इंडक्टर्स हो, जो भी हो। ठीक है। तो उसको सर्किट एलिमेंट्स कहते हैं। डीसी में ज़्यादातर आपके पास जो रेजिस्टर्स है वही होंगे। तो जहाँ पे दो या तीन रेजिस्टर, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो, वो आपके पास नोड है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि द सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग इनटू द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग आउटवर्ड ऑफ द नोड। और ये एक जाहिर सी बात है, अगर किसी नोड में जितना करंट इन होगा उतना ही करंट आउट जाएगा ना, कहीं पे गायब तो नहीं हो जाएगा। तो ये एक जाहिर सी लॉ है, इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जब हम इसकी सर्किट एनालिसिस करते हैं, जब हम इसको अप्लाई करते हैं कम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने में, तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है। अब प्रोसीजर क्या है, कैसे सॉल्व करें? पहली बात कि आप नोड्स को आइडेंटिफाई कर ले, आइडेंटिफाई दी नोड्स। ठीक है। उसके बाद आप कोई ग्राउंड पोटेंशियल ले ले, ग्राउंड कहते हैं जीरो पोटेंशियल को। ठीक है जी। उसमें आपने एक ग्राउंड लेना है। ठीक है जी। एक नोड को आपने ग्राउंड ज़रूर कहना है। ठीक है। उसके बाद आपने KCL अप्लाई करना है ईच नोड को यूजिंग सेम कन्वेंशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगर आउटवर्ड नोड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो थ्रू आउट आप आउटवर्ड नोड ही हर एक पे आउटवर्ड करंट्स ही उसका जो कन्वेंशन है वो आप पॉजिटिव ही रखें हर एक नोड पे और उसको सॉल्व करते जाए। और इस तरह आप जो अननोन्स हैं, जो भी अननोन करंट्स हैं, वोल्टेजेस हैं, इस तरह आप 4 स्टेप में उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए जी, ये इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड आई नॉट। आई नॉट, ये आपके पास आई नॉट रहा। ठीक है। एक सिंपल सा सर्किट है, ग्राउंड भी आपको गिवन है, वी नॉट भी आपको गिवन है। ठीक है। अब हमने नोडल एनालिसिस के जरिए, नोडल एनालिसिस KCL को कहते हैं, नोडल एनालिसिस के जरिए हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है। ठीक है। तो पहली बात कि हमारे पास कौन कौन से नोड्स हैं। देखिए, एक मेरे पास ये नोड है, एक ये नोड है जिसको इसने वी नोड कहा है, एक ये नोड है। ठीक है जी। ये मेरे पास 3 नोड्स है। अब पहले आप देखें कि ये जो नोड है, क्योंकि हमारे पास इधर ग्राउंड है, जीरो पोटेंशियल है, और इधर हमारे पास 3 वोल्ट का सोर्स लगा है, तो इस नोड पे जो मेरे पास वोल्टेज होगी वो मेरे पास 3 वोल्ट होगी। कैसे? क्योंकि फॉर एग्जांपल ये अगर मेरे पास ग्राउंड है विच इज़ 0 वोल्ट, इधर मेरे पास कोई सोर्स लगा है। ठीक है जी। ये माइनस प्लस, ये मेरे पास सोर्स लगा है। अब इस पॉइंट पे मेरे पास क्या वोल्टेज होगी? इधर आपके पास 3 वोल्ट का सोर्स है, तो ये जो पॉइंट है इस पे जाहिर सी बात है मेरे पास 3 वोल्ट वोल्टेज होगी। अगर ये साइंस डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर -3 वोल्ट होगी। लेकिन इधर आपके पास जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, वो ऊपर है, तो इधर आपके पास 3 वोल्ट होगी। अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह होता कि ये प्लस हो गया और फिर माइनस हो गया। ठीक है जी। प्लस को आप लंबे लाइन से डिनोट करें, माइनस को आप छोटे लाइन से। तो अब फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि ये 3 वोल्ट का है, तो अब आपके पास इधर जो वोल्टेज होगी वो -3 वोल्ट होती। ठीक है जी। क्योंकि इधर आपके पास प्लस और माइनस जो बैटरी का कन्वेंशन है, तो इससे हमें जाहिर हो गया कि इस नोड पे मेरे पास वोल्टेज 3 वोल्ट है। अगर आपको किसी नोड पे वोल्टेज मालूम है तो उसमें इसकी इक्वेशन आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद आप इस दूसरे साइड पे देखें, ये अगेन ग्राउंड है, इधर आपके पास +6 वोल्ट है, तो ये जो नोड है यहाँ पे जो वोल्टेज है वो +6 वोल्ट, या आप सिंपली 6 वोल्ट कह लें। अब इस नोड को भी आपको इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आपके पास अननोन कौन सा है? आपके पास जो अननोन है वो वी नॉट है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है जी। आपके पास जो अननोन नोड है वो वी नॉट है। इस पे मैंने क्या अप्लाई करना है? नोडल एनालिसिस केसीएल अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि कन्वेंशनली मैं सबको इस नोड पे आउटवर्ड करंट्स ले लेता हूँ कि ये भी मेरे पास एक आउटवर्ड करंट है, ये भी मेरे पास एक आउटवर्ड करंट है, ये भी मेरे पास एक आउटवर्ड करंट है, और उसको मैं नाम्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं I1 कह लेता हूँ, इसको I2 कह लेता हूँ और इसको I3 कह लेता हूँ। देखिए I3 क्योंकि इस रजिस्टर से ही पास हो रहा है, तो पहली बात यह कि I3 और I नॉट हमारे पास इक्वल है, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन एक ही रजिस्टर से पास हो रहा है, एक ही लाइन में है, तो I3 और I नॉट इक्वल है, मतलब ये हमें I नॉट ही फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं KCL अप्लाई करता हूँ। क्या है KCL की डिफिनीशन जी? I1 प्लस I2 प्लस I3 मेरे पास क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, this will be equal to 0. The algebraic sum of all the currents at a node is equal to 0. So this will be equal to 0. ये मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास I1 क्या चीज़ है? I1 ये करंट है जो कि V नॉट से 6 वोल्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मैं ओम्स लॉ को यूज़ करूँगा। ओम्स लॉ कहता है I इज इक्वल टू V बाई R, ठीक है जी। वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज इधर क्या है हमारे पास? I1 अगर मैंने फाइंड करना है तो I1 कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? V नॉट से 6 तक। तो I1 मेरे पास है जी V नॉट माइनस 6 वोल्ट या माइनस 6, ठीक है। डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 6 किलो ओम। ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास I1 हो गया। उसके बाद आप देख लें I2 को। I2 क्या है? I2 फ्लो हो रहा है V नॉट से 3 वोल्ट तक। उसकी कन्वेंशन हमने ये ले ली है, ठीक है। आप जो भी कन्वेंशन ले लें, लेकिन आपको ने कांस्टेंट कन्वेंशन रखनी है, ये ना हो। अब मैंने देखे इधर सारे करंट्स आउटवर्ड ली हैं, अगर इसमें कोई और नोड अननोन होता तो उसमें भी मुझे आउटवर्ड ही लेने थे, ठीक है, और इनवर्ड को मैं फिर नेगेटिव लिखता। सेम कन्वेंशन आपने यूज करनी है। अब I2 देखें, I2 क्या है? V नॉट माइनस 3 वोल्ट, माइनस 3 यानी कि, ठीक है, वोल्ट को मैं नहीं लिखता, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड बाय अगेन रेजिस्टेंस क्या है? 6 किलो ओम है। ये आपका I2 हो गया। अब रह गया I3। I3 क्या है? V नॉट से I3 फ्लो हो रहा है V नॉट से 0 पोटेंशियल ग्राउंड तक, दिस इज 0 वोल्ट, ठीक है। सो V नॉट माइनस 0 यानी कि V नॉट माइनस 0, 0 कुछ भी नहीं होता, डिवाइड बाय क्या है जी? 3 किलो ओम है। ये आपका I3 हो गया। ये किस चीज़ के इक्वल है? ये 0 के इक्वल है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लें। 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, लेकिन इधर 3 है, तो मैंने LCM लेना है 6 किलो ओम का, ठीक है। LCM मैं ले लेता हूँ क्योंकि 3 और 6 का LCM मेरे पास 6 ही होता है, तो ये 6 किलो ओम का हो गया, ठीक है। इसको आप एज इट इज़ ही लिख लें क्योंकि इसके नीचे भी 6 है, इसको भी एज इट इज़ लिख लें। V नॉट माइनस 3 है। अब देखें, इसको मैंने 6 बनाना है। इसको 6 बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमिनेटर में भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये मैथ्स का रूल है। तो ये आपके पास 2V नॉट हो गया, ठीक है, ये आपके पास 0 की इक्वल हो गया। अब आप देखें, इसको आप सॉल्व करें, ये आपके पास 4V नॉट माइनस 9, ठीक है। 6 किलो ओम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई चले कर लेता हूँ, तो ये आपके पास 0 ही आएगा। तो ये मेरे पास 4V नॉट माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि 4V नॉट इक्वल है 9 के, यानी कि V नॉट इक्वल है, दोनों साइड को 4 पे डिवाइड करें, 9/4। V नॉट है क्या? जो यूनिट है वो आपका वोल्ट होगा, ठीक है जी। तो ये आपका वोल्ट हो गया। इससे आपके पास 9/4 से आपके पास 2.25 आता है। V नॉट इज इक्वल टू 2.25 वोल्ट। हमने V नॉट को फाइंड कर लिया। जब आपने V नॉट को फाइंड कर लिया, I नॉट आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। I नॉट क्या चीज़ है? V नॉट डिवाइड बाय 3 किलो ओम, ठीक है। I नॉट क्या है? I नॉट और I3 बराबर है, क्या है जी? I नॉट V नॉट डिवाइड बाय 3 किलो ओम, क्योंकि V नॉट माइनस 0 डिवाइड बाय 3 किलो ओम, ठीक है। ये जो I नॉट है वो V नॉट से 0 की तरफ जा रहा है। तो आपके पास जो I नॉट है बेसिकली वो हमने देख लिया कि क्या है? V नॉट माइनस 0 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 किलो ओम, यानी कि V नॉट डिवाइड बाय 3 किलो ओम। V नॉट हम फाइंड कर चुके हैं कि वो आपके पास 2.25 वोल्ट है, ठीक है।
ये आपके पास हो गया जी 3 किलो ओम, 3 किलो ओम। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ जाएगा जी 3/4 मिली एम्पेयर, या आप कह सकते हैं 0.75 मिली एम्पेयर। तो जो आई नोट था वो हम फाइंड कर चुके हैं, वो आपके पास आ चुका है पे सेकंड 0.75 मिली इस एम्पेयर। एग्जांपल में आपके पास सुपर नोड आएगा। सुपर नोड क्या है? अ सिंगल नोड्स दैट कंबाइंस टू नोड्स विद अ वोल्टेज सोर्स बिटवीन देम। सर आप ये देख सकते हैं ये आपके पास सुपर नोड है। अब सुपर नोड की आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो केसेस आ सकते हैं। अगेन ये देखें, ये आपके पास दो नोड्स हैं, हमारे पास V1 एंड V2 है, इधर भी हमारे पास V1 एंड V2 है, बीच में वोल्टेज सोर्स है दोनों केसेस में। अब आप देखें कि इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव है। रिमेंबर दैट पॉजिटिव इज अ हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि V1 का जो पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर देन V2। इधर क्या मतलब है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 का पोटेंशियल V2 से ज़्यादा है। अगर V2 3 वोल्ट है तो V1 उससे ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा है वो आपको अमाउंट गिवन है, 4 वोल्ट गिवन है। तो यहाँ क्योंकि पॉजिटिव V1 साइड पे है तो V1 इज ग्रेटर बाय 4 वोल्ट देन V2। अब अगर हम उसकी इक्वेशन लिखना चाहें वो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि V1 ज़्यादा है तो हमें V2 के साथ 4 लगाना है, तभी आपके पास इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि V1 की पोटेंशियल ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 4 वोल्ट ज़्यादा है। अगर V2 2 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, V1 आपके पास 6 वोल्ट होगा। अगर V2 3 वोल्ट है, V1 आपके पास 3 + 4 7 वोल्ट होगा। क्योंकि प्लस साइन V1 साइड पे है तो V1 की पोटेंशियल ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4 वोल्ट ज़्यादा है। तो उसको आप इक्वेशन में इस तरह लिख सकते हैं। सेकेंड केस में आप देखें कि प्लस साइड जो है वो V2 की तरफ है, तो V2 की पोटेंशियल V1 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4 वोल्ट ज़्यादा है। तो ये आपके पास ये होगा कि V2 = V1 + 4, ठीक है जी। क्योंकि ये इक्वेशन हमने इक्वल करना है तो जो कम है उसके साथ मैं 4 ऐड करूंगा। V2 कितना है? V1 से 4 ज़्यादा है इस केस में, ठीक है। जिस साइड पे पॉजिटिव है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अब अगर हम इस बात को समझ गए हैं, अब हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द KCL। अगर आपने मेरी पहली वीडियो KCL पे नहीं देखी वो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने KCL का जो डिफिनीशन है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है, आई नॉट फाइंड करना है, ठीक है। पहली बार के जिन नोड्स हम आइडेंटिफाई करें, इसको मैं कह लेता हूँ कि दिस इज़ माई V1, इसको मैं कह लेता हूँ कि दिस इज़ माई V2, इसको मैं कह लेता हूँ कि दिस इज़ माई V3। अच्छा, ये मेरा सुपर नोड भी है। और इसको मैं कह लेता हूँ कि दिस इज़ माई V4, ठीक है। अब आप देखिए कि जो आपका V1 है, क्योंकि ये सारा आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये जो सारा है आपके पास, ये सारा आपका ग्राउंड है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये एक ही नोड है जो कि ग्राउंड है। तो ये जो V1 है दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट, कि पॉजिटिव ऊपर है तो ये 6 वोल्ट हो गया। इधर आप दूसरे साइड पे देखें, अगेन इधर जो आपका V4 है, क्योंकि नेगेटिव इधर है, दिस विल बी -4 वोल्ट। तो हमें दो वोल्टेजेस, दो नोड्स का पता चल गया है कि दो नोड्स पे हमारे पास कितने वोल्टेजेस हैं। V1 का भी पता चल गया 6 वोल्ट है, V4 का भी पता चल गया जी -4 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी सुपर नोड पे। अब आप सुपर नोड पे देखें कि पॉजिटिव साइड कौन से साइड पे है? V3 पे है। सो V3 इज एट हायर पोटेंशियल। कितना हायर पोटेंशियल? 12। तो इस अगर सुपर नोड की मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो सिंपली मैं कहूँगा कि V3 = V2 + 12, क्योंकि V3 जो है पॉजिटिव V3 साइड पे है तो V3 का पोटेंशियल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 12 वोल्ट ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? दूसरे साइड पे V2 से। तो V3 = V2 + 12। इसको जैसे जी मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं KCL अप्लाई करता हूँ, ठीक है। V1 नॉन है, उधर मुझे KCL अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। V4 नॉन है, उधर KCL अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस सुपर नोड पे मुझे KCL अप्लाई करना है, ठीक है। पहले आप ये पॉइंट ले लें, करंट फ्लोइंग आउटवर्ड, ठीक है जी। अच्छा, ये सुपर नोड आपस में चूंकि कनेक्टेड होते हैं तो इन दोनों के बाद आपने इधर आना है और फिर आपने इधर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चले इसको मैं I1 कह लेता हूँ, इसको I2 कह लेता हूँ, और ये फिर इधर आ गया, ये आप I3 कह ले और इसको I4 कह ले। अब अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द KCL वी हैव I1 + I2
प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये हो गई जी KCL की डिफिनीशन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं। आपके पास I1 क्या चीज़ है, I1 देखें V2, इधर V1 आपके पास 6 है तो V2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 किलो ओम। ठीक है, अगेन मैं इसको वो इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, KCL की इक्वेशन। ठीक है, I1 क्या चीज़ है, अगेन हमने एज्यूम किया कि सारे करंट्स आउटवर्ड फ्लो हो रहे हैं और दे आर इक्वल टू 0। I1 ये आपका V2 है, ये आपका V1 है। V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 किलो ओम। V1 कितना है, 6 वोल्ट है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम। ये आपका I1 हो गया। फिर I2 को देख लेते हैं। I2 मैंने इसको कहा है V2 माइनस 0, ग्राउंड है ना, V2 माइनस 0 डिवाइड बाय कितना रेजिस्टेंस, 1 किलो ओम। तो दिस इज V2 डिवाइड बाय 1 किलो ओम। 0 को मैं लिखते ही नहीं हूँ। ठीक हो गया, 2 हो गए। फिर आप सुपर नोड की दूसरे साइड पे आ जाए, I3 पे, ये क्या है, V3 डिवाइड बाय 2 किलो ओम। ठीक है, V3 डिवाइड बाय 2 किलो ओम हो गया। बेसिकली ये आपके पास है V3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 किलो ओम, क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। फाइनली आप इसको देखें, I4 को देखें, V3 माइनस V4 डिवाइड बाई 2 किलो ओम। अच्छा, V4 जो है वो माइनस 4 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, V3 प्लस 4। ठीक है जी, क्योंकि ये आपके पास है V3 माइनस V4 और V4 आपके पास माइनस 4 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस V3 प्लस 4 डिवाइड बाय आपके पास 2 किलो ओम हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास एक रिलेशन और दे देगा। ठीक है जी, तो आप देखें ये सारों में 2 किलो ओम है, सिर्फ इसमें 1 किलो ओम है, तो आपने LCM लेना है कि इसका जो LCM है दैट इज 2 किलो ओम। ठीक है जी, बाकी तो पहले से 2 किलो ओम है, आपने इसको 2 किलो ओम बनाना है, तो इसको 2 किलो ओम बनाने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें। So we have V2 minus 6 plus 2V2 plus V3 plus V3 plus 4, this is equal to 0। ये 2 किलो ओम 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसको देखिए, V2 प्लस 2V2 कितना आता है, 3V2 आता है। ठीक है, और ये आपके पास देखें प्लस V2 और प्लस V3 प्लस V3, ये आपके पास 2V3 आ गया। माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 आता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा। यानी कि 3V2 प्लस 2V3 इज इक्वल टू 2। ये आपका हो गया जी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से जो है आप V2 और V3 फाइंड कर सकते हैं। V3 क्या चीज़ है, V2 प्लस 12, इसी में पुट कर लें। ठीक है, ये आपके पास एक अननोन फाइंड हो जाएगा, 3V2 प्लस 2। V3 क्या चीज़ थी, V2 प्लस 12। ठीक है जी, इधर पुटिंग कर लें, V2 प्लस 12 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास 3V2 प्लस 2V2 प्लस 24 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 3 प्लस 2 5V2 आ जाएगा। अच्छा, इस 24 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, ये माइनस 24 हो जाएगा, तो 2 माइनस 24 क्या आता है आपके पास, माइनस 22 आता है। V2 आपके पास आ जाएगा जी माइनस 22 डिवाइड बाय 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास माइनस 4.4 वोल्ट आता है। तो V2 आपके पास आ गया जी माइनस 4.4 वोल्ट। ठीक है, V3 क्या होगा, अगेन V3 क्या चीज़ थी, V2 प्लस 12 था, तो माइनस 4.4 प्लस 12, ये आपके पास आ गया जी 7.6 वोल्ट। V3 भी फाइंड हो गया। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी I0। I0 किस चीज़ के इक्वल है, I0 वो करंट है जो इस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है, I0 I3 के इक्वल है। क्या है जी, ये V3 डिवाइड बाई 2 किलो ओम। तो V3 तो हमने फाइंड कर लिया कि जी V3 हमारे पास है 7.6 किलो ओम, तो हम लिख सकते हैं I0 इज इक्वल टू V3 डिवाइड बाई 2 किलो ओम, दैट इज 7.6 वोल्ट डिवाइड बाई 2 किलो ओम। दिस इज इक्वल टू 3.8 मिली एम्पेयर। तो I0 हमने फाइंड कर लिया। हमसे पूछा गया था कि I0 फाइंड कर लें विद द हेल्प ऑफ KCL। वी हैव फाइंड द I0 which is 3.8। The topic of KCL, that is Kirchhoff's current law, is continued in this lecture. Now what if we have a dependent source or dependent sources in a circuit and we need to solve the circuit using again the KCL.
So basically we have four types of dependent sources. We can have a voltage dependent voltage source. So basically it's a voltage source but is dependent on voltage. Similarly we can have a current dependent voltage source. Again it's a voltage source but is dependent on current. And we can have voltage dependent current source and current dependent current source. These dependent sources are denoted by this diamond shape symbol. Now in the example which is given here, we need to find the I naught using the KCL, and we have a dependent source over here. This is our dependent source. It's a current dependent voltage source. You can see over here it's a voltage source but it's dependent on the current Ix, and Ix current is here. So first of all, let us solve this circuit. Let me call this lower portion as ground. Let me have this as V1 and let me call this as V2 because we have two nodes over here. I forgot to write the resistance over here. This is 1 kilo ohm. Fine. So we have V1 and V2. Now you can see over here, because this whole portion is basically a single node that is grounded. So this whole is grounded. So here, which is the V1, this is equal to the 2kIx. This is equal to this voltage. So I can write over here that V1 is basically equal to 2kIx. So this is my equation 1. Why? Because this is a voltage source. Treat this as a voltage source. For example, if this was 6 volt, V1 would be equal to 6 volt. Now this is equal to 2kIx. This is a voltage source. This portion is grounded, this is grounded, and here this is the V1. This whole is V1, which will be equal to this voltage source, and this voltage source is given as 2kIx. Fine. Now if you see over here that Ix, what is Ix equal to? Again, if you see over here, Ix is current flowing over here. So basically Ix is equal to V2 minus 0, that is ground, divided by the 1 kilo ohm. So I can write Ix as V2 divided by 1 kilo ohm. Now I am going to put Ix over here. We are going to have V1 is equal to 2k into V2 divided by 1k. So k and k is going to be cancelled out. We are going to have V1 is equal to 2V2. Let me name it as equation A. Fine. So we have V1 which is equal to 2kIx. Now let us apply KCL to the V2. I am going to assume that the currents are flowing outward over here and outward over here. Fine. So these two currents are flowing outward and this 4 milliampere current is flowing inward. So if I apply KCL to this node 2, apply KCL at node 2. KCL states that the current flowing into the node, in this case 4 milliampere current is flowing into the node. Current flowing into the node is equal to the current flowing outward of the node. This current, which I say, for example, this is I1, and this, for example, you can call it Ix or I2, whatever you want to call it. Let me call it as Ix. This is flowing as outward. Fine. So we have 4 milliampere is equal to I1 plus Ix, because these two currents are flowing outward, 4 milliampere is flowing inward. Fine. Now what is I1 equal to? If you see over here, I1 will be equal to V2 minus V1 divided by 2 kilo ohm. So I can write this as 4 milliampere is equal to V2 minus V1 divided by this resistance, which is 2 kilo ohm. And then we have the Ix, which is equal to V2 divided by 1 kilo ohm. V2 divided by 1 kilo ohm, or simply 1 ohm. Let me remove this kilo ohm because we are solving over here. Fine. Now I am going to take the LCM of these two. We are going to have V2 minus V1. This is 1k. I need to make it 2k because the LCM is going to be 2k. So to make it 2k, I need to multiply 2 over here and 2 over here. So this will be plus 2 V2. Fine. Which implies that 4 milliampere, and I am going to multiply this over here, multiply by 2k, that is equal to 3V2 minus V1. And if you multiply this, you are going to get 8. So 8 is equal to 3V2 minus V1.
Now what is V1 equal to? If we look at here, V1 is equal to 2V2. So in place of this V1, I can put 2V2 over here. So this will be equal to 8 is equal to 3V2 minus 2V2, which means that 8 is equal to 2V2. So we have found out the V2. V2 is equal to, because it's a voltage, so I can write over here that we have found out the one of the quantities, that is V2. V2 is equal to 8 volt. So we have V2 is equal to 8 volt. This has been found out. Now V1 is equal to 2V2 according to equation A. So V1 will be equal to 2 into 8 volt, which is going to be 16 volt. So we have found out the V1, we have found out the V2. Now what do we need to find over here? The question says that you have to find the I0. I0 is the current that is flowing from V1 towards V2. So basically I0 is equal to, I0 is this current over here. I0 is equal to V1 minus V2 divided by the resistance, which is 2 kilo ohm. So I am going to say that I0 is equal to V1 minus V2 divided by 2 kilo ohm. So V1 is known, V2 is known, this is 16 minus 8 divided by 2 kilo ohm, and I0 comes out to be 4 milliampere. So we have found out what was required, which was the I0, and because I0, for finding I0 we needed to find V1 and V2, so we found out the V1 and V2, and the question says that use the KCL, that's why we use the KCL over here. Okay, let us solve another example. Again we have a circuit given over here, and we need to find the V1 and V2. Basically this V1 and V2 are these voltages. This is V1 and this is V2. So the circuit is saying, the circuit is given, the question is saying that we need to find the V1 and V2. And if you look at here, again we have a dependent source over here, and this, now this is a voltage dependent voltage source, because this is a voltage source and that is dependent on voltage, which is dependent on this voltage Vx. Fine. And if you see over here, this is basically our super node, and because the positive side is towards the V1, so the V1 is at higher potential as compared to the V2. So if you want to write this equation, and if you look at this circuit, the V1 is at higher potential by amount 2Vx. Fine. Why is V1 at higher potential? Because the positive side is V1 and the negative side is V2. So V2 is at lower potential, V1 is at higher potential. But how much is V1 at higher potential? That is given by amount over here, that is 2Vx. So we can write this equation as V1 is equal to V2 plus 2Vx. This is my equation number 1, because V1 is at higher potential as compared to V2 by amount 2Vx. Now if you look at here, this is my Vx. I am going to take ground over here. This portion, this whole portion is my ground. This is my ground node. Fine. Now this V2 is basically equal to the Vx, because we do not have other voltage source over here, we do not have other resistance. So Vx is equal to V2. So we can write this as Vx is equal to V2. And now I'm going to place this Vx is equal to V2 over here. So I'm going to have V1 is equal to V2 plus 2V2, which implies that V1 is equal to 3V2. And I'm going to say that this is my equation A. Fine. So we have found out the equation A. Now because this is a super node over here, so we are going to apply KCL to this node. Again, I am going to assume that all the currents are flowing outward of the node. So this current is flowing outward of the node, which I say is I1. This is also flowing outward of the node, which is saying I2. And then because this whole is your super node, so we are going to come to the V2 side. This current, for example, is my I3, which is flowing outward of the node. And this current, which is, for example, my I4, which is again flowing outward of the node. Fine. Now other thing is that this node, basically this node, because this is my ground, this node will be equal to 6 volt. You can name it as V3 if you want to name it, because we have a ground over here and we have a positive side towards here. So this node is going to be equal to 6 volt. Fine. So we do not need a KCL, we do not need to apply KCL over here, because this is non voltage. We only need to apply KCL to this super node.
So let us now apply the KCL over here. So we are going to have, according to the KCL, I1 plus I2 plus I3 plus I4 is going to be equal to 0. Now I1 is equal to, because this is my V1 and this is my ground which is at 0 potential, and we have a 12 kilo ohm resistor over here, so this will be V1 minus 0 divided by 12 kilo ohm. Fine, if you see the direction over here, that is clear. So I can say V1 divided by 12 kilo ohm. I am not writing 0. Fine, and then we have the I2. What is I2? V1 minus, if you look at here, this is V1 minus the node voltage over here, which is 6 volts. So V1 minus 6 divided by the resistance is 6 kilo ohm. So this will be equal to V1 minus 6 divided by 6 kilo ohm. Fine, this is my I2. And then I am going to have the I3. Sorry, let me go back to my original position. I3 is equal to V2 divided by 6 kilo ohm. Because I3 is this current, it is flowing from V2 towards ground. So V2 minus 0 divided by this resistance, which is 6 kilo ohm. Fine. Finally, we have the I4, which is V2. This is my current I4. V2 minus 6 divided by the resistance, which is 12K. That is equal to 0. Fine. Now I am going to take the LCM and solve this. So the LCM is going to be 12K, because we have 6K and 12K over here. So this is V1. To make this 12K, I need to multiply 2 over here and 2 over here. So this will be 2V1 minus 12. Fine. And this will be, again, I need to make it 12 multiplied by 2, denominator and numerator. So this will be 2V2. And this is already 12, so I am going to write the numerator as it is. This is equal to 0. Now when we multiply this 12K with 0, this will be 0. And let us solve this. This is 3V1 minus 12 plus 3V2 minus 6 is equal to 0. So this is 3V1 plus 3V2 minus 18 is equal to 0. Or I can say that 3V1 plus 3V2 is equal to 18. And I can divide all this by 3. So we are going to have V1 plus V2 is equal to 18. So this is my equation B. Now I am going to use equation A and equation B to solve this. Sorry, this is V1 plus V2 is equal to 6. We need to divide the whole by 3. So this is V1 plus V2 is equal to 6. Now according to the equation A, V1 was equal to 3V2. So in place of V1, I am going to replace 3V2. So this will be 3V2 plus V2 is equal to 6. Plus V2 is equal to 6. So this will be 4V2 is equal to 6, which implies V2 is equal to 6 by 4. That comes out to be 1.5 volts. So we have found out the V2, that V2 is 1.5 volt. Now V1 is equal to 3V2, that is 3 multiplied by 1.5 volts, which comes out to be 4.5 volt. And that what was required in the question, the V1 and V2. So we have found out the V1, we have found out the V2, and again the V1 is at higher potential. V1 is at 4.5 volt and V2 is at 1.5 volt, as indicated by this positive side. The positive sign is towards V1, that is why V1 was at higher potential. थैंक यू। KCL का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूड है। अगेन आपको प्रॉब्लम गिवन है, उसमें आपसे पूछा गया है कि V1 एंड V2 फाइंड करें यूजिंग दी KCL। So we have two nodes over here. This is V1 and this is V2. So let us apply KCL to both these nodes. First of all, let us apply KCL to the node V1. So again we are going to assume that the unknown currents are flowing outward. So let me say that this is I1 and let me say that this is I2. Now according to the KCL, we know that KCL states that current flowing into the node is equal to current flowing outward of the node. So the current flowing into the node is equal to 4 ampere, and the current flowing outwards, this is I1, which is V1 minus 0, because this is ground, so this is V1 minus 0 divided by the resistance, which is 2 ohm.
आई एम नॉट गोइंग टू राइट ओम, सिर्फ V1 डिवाइड बाई 2 ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद I2 को देख लें, I2 कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, V1 से V2 की तरफ। सो दिस इज V1 माइनस V2 डिवाइड बाई द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है 4, ठीक है जी। हम अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो वी हैव 4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं, ये आपका एलसीएम आपके पास इसका 4 ही आ जाएगा, और इसको 4 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। जब न्यूमिनेटर को 2 से, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। सो वी हैव 16 इज इक्वल टू 3v1 माइनस v2। लेट मी से दैट दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नोड नंबर 1 पे या नोड V1 पे KCL अप्लाई करने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद नोड 2 को आप देख लें, ये V2 को अगेन अननोन करंट्स का क्या कहूँगा मैं कि वो आउटवर्ड फ्लो हो रहे हैं, दिस इज I3 एंड दिस इज I4, ठीक है जी। और 8 एम्पियर को आप देख लें, वो इनवर्ड फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इस नोड 2 पे KCL अप्लाई करूँगा तो आई एम गोइंग टू से दैट, क्योंकि 8 एम्पियर इनवर्ड फ्लो हो रहा है और I3 और I4 आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, तो 8 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, दिस इज I4, ओके। अब I3 क्या चीज़ है, I3 आप देखें V2 से V1 की तरफ फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका V2 माइनस V1 है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, सो दिस इज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 4। अब I4 को आप देख लें, I4 कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, V2 से 0 की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V2 माइनस 0 है, ठीक है, यानी कि V2 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइड बाय 8 हो गया। अब अगेन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। 8 इज इक्वल टू, सॉरी फॉर दिस, 8 इज इक्वल टू, एलसीएम ले ले, एलसीएम 8 आएगा। अगेन ये आपके पास 4 है, आपने इसको 8 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब न्यूमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज 2v2 माइनस 2v1 प्लस v2। 8 को आप इधर शिफ्ट करें, ये 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। ये आपके पास v1 है, ठीक है, दिस इज v2, सो दिस इज 3v2 माइनस 2v1। तो ये आपके पास आ गया जी 64 इज इक्वल टू 3v2 माइनस 2v1। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है जी। ये आपके पास इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 को भी मैं इधर लिख लेता हूँ कि 64 इज इक्वल टू 3v2 माइनस 2v1, फाइन। सो दिस इज योर इक्वेशन 2। अब हमने v1 और v2 फाइंड करना है, तो कई मेथड से कर सकते हैं। अगर आप क्रेमर रूल यूज़ करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। क्रेमर रूल से अगर आप इन इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास कुछ यूँ आएंगे, 3 माइनस 1। अच्छा, ये आपके पास देखिए v2 है, तो आपने पहले v1 का लिखना है, माइनस 2 3, ठीक हो गया। अननोन्स कौन से हैं, v1 और v2 अननोन है, ये आपके पास इक्वल हो जाएंगे 16 और 64 के। ये मैट्रिसेस के फॉर्म में मैंने इन दो अननोन इक्वेशंस को लिख दिए। देखिए ये आपका v1 है, तो पहले आपको v1 लिखना है, ठीक है। अब क्रेमर रूल क्या कहता है कि आपके पास अगर मैं फॉर एग्जांपल v1 फाइंड करना चाहता हूँ तो वो इक्वल होगा del 1 डिवाइड बाय del। del क्या है, del इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ठीक है जी। पहले चले हम del फाइंड कर लेते हैं। del क्या है जी, ये आपके पास 3 माइनस 1 माइनस 2 और 3 का डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 9 माइनस इन दो को मल्टीप्लाई करें, ये क्या आता है 2 आता है, तो ये आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया जी 7, तो del आपके पास 7 आ गया। del 1 क्या चीज़ है, del 1 के लिए आपको ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसमें आपने इस फर्स्ट कॉलम की जगह आपने 16 और 64 पुट करने। अब इसका क्या डिटर्मिनेंट होगा, 16 3 ज़र 48 माइनस इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू विच इज़ माइनस 64।
तो ये आप 48 प्लस 64 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी 1112। तो अब जो आपके पास V1 आ चुका है, V1 इज इक्वल टू 112 डिवाइड बाय 7 विच कम्स आउट टू बी 16 वोल्ट। तो आपके पास V1 आ चुका है, ठीक है जी। V2 फाइंड करने के लिए क्या कहता है क्रेमर्स रूल्स के, दिस इज इक्वल टू del 2 डिवाइड बाय डेल्टा। डेल अगेन क्या है, डेल आपके पास 7 है। अब del 2 क्या है, del 2 अब इसी मैट्रिक्स में, इसी डिटर्मिनेंट में ये जो रो है इसको सेकंड में प्लेस करें। सो 3 माइनस 2 लिखेंगे और इसकी जगह -1 और 3 की जगह ये वाली कॉलम लिखेंगे, 16 और 64 लिखेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज 3 माइनस 2 16 और 64। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय 64, बीच में माइनस और इनका मल्टीप्लिकेशन। इनका मल्टीप्लिकेशन से आपके पास -32 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय -32, 16 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -32। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 64 ये आपके पास 192 आता है, ये आपके पास 32 आ जाएगा, ये 224 आ जाएगा। तो del 2 जब फाइंड हो गया तो V2 आपके पास फाइंड हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू del 2 डिवाइड बाय डेल्टा। del 2 आपके पास 224 है और ये del आपके पास 7 था, हम पहले ही फाइंड कर चुके थे। ये देखें ये 7 आ गया था, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें, ये आपके पास 32 वोल्ट आएगा क्योंकि V2 है, वोल्टेज है। तो हमने दोनों अननोन्स फाइंड कर लिए, V1 भी फाइंड कर लिया, V2 भी फाइंड कर लिया। V1 आपके पास आ चुका है 16 वोल्ट और इसी तरह V2 आपके पास 32 वोल्ट आ चुका है। तो ये KCL के बारे में लेक्चर था। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।